मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हम देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित विषय पर और बहुत ही बड़े घटनाक्रम पर आपसे बात करने जा रहे हैं। पहली बार एक ऐसी घटना घटी है जो आज तक पूरे भारत के इतिहास में कभी हुई नहीं, कभी देखी नहीं गई। और सुप्रीम कोर्ट की अगर पूरी हिस्ट्री को देखें, न्यायपालिका की पूरी हिस्ट्री को देखें, तो इतना गुस्सा कभी हमारे देश की जनता के अंदर भी देखा नहीं गया। मित्रों घटना ये हुई है कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगभग दोपहर में 11:30 बजे एक सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस B.R. गवई बैठा हुआ था और जस्टिस विनोद चंद्रन भी बैठे हुए थे और भी कई लोग, गणमान्य लोग बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आप जानते हैं। उसी समय वहाँ पे राकेश किशोर नाम के एक वरिष्ठ वकील ने, एक सीनियर एडवोकेट ने अपना जूता उठाया और जस्टिस B.R. गवई के ऊपर फेंक दिया। जैसे ये घटना हुई वैसे ही पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अजीब सा माहौल हो गया और राकेश किशोर को तुरंत ही हिरासत में ले लिया गया। जो सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद थे उन्होंने तुरंत उनको हिरासत में ले लिया। जब उनको हिरासत में लिया गया और जब उनको ले जाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उस वक्त राकेश किशोर ने एक नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जस्टिस B.R. गवई जो कि उस वक्त वहाँ बैठे हुए थे, जिनके ऊपर जूता फेंका गया था, उनके बारे में अखबारों में लिखा जा रहा है कि वो बहुत शांत भाव से बैठे हुए थे और उन्होंने ये कह दिया कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये जूता उन पर जो फेंका गया इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनके कहने का मतलब मूल रूप से यही है कि वो सनातन का अपमान, भगवान विष्णु का अपमान ऐसे ही करते रहेंगे, या अगर उन्होंने किया भी है तो उस पर उनको कोई पछतावा नहीं है, और अगर उस पर कोई जूता भी उनको मारे तो उस पर उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका तो हम यही मतलब समझ रहे हैं। ये तो मतलब सीधे सीधे एक दुष्टता का व्यवहार है, एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यवहार है जो हम बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब ये जूते फेंकने की घटना हुई, इसके बाद पूरे देश के अंदर एक सनसनी फैल गई। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका जाए। ऐसी घटना आज तक पहले कभी हुई नहीं थी। अब लोगों में दिलचस्पी आ गई, भैया आखिर ये राकेश किशोर कौन है जिन्होंने जूता फेंका, इन्होंने जूता क्यों फेंका। तो ये सारा जो घटना है, ये सारी घटना भी राकेश किशोर जी ने बताई है। मित्रों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये PhD हैं राकेश किशोर जी, और इनकी फ़ोटो भी आप देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि सारे बनारस को और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आज गर्व होना चाहिए राकेश किशोर पर कि उन्होंने जो हिंदू समाज के अंदर जो गुस्सा था CJI को लेकर के, उस गुस्से का एक प्रकटीकरण जो है वो राकेश किशोर जी के एक जूते के रूप में हुआ है। तो राकेश किशोर जी किस तरह के व्यक्तित्व हैं, किस तरह की पर्सनालिटी है, इसकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है। कौन है, आज लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो आप देखिए कि उनकी जो संवेदनशीलता है वो कितनी बड़ी है कि जो जूता उन्होंने फेंका, वो जूता उन्होंने फेंका था जस्टिस B.R. गवई के ऊपर। लेकिन भाई वो कोई निशानेबाज तो है नहीं, ना तो कोई निशानची है, तो उनका जूता जो था वो जस्टिस विनोद चंद्रन के पास से होकर गुजरा। तो इस पर उन्होंने जब बाहर निकले, पहले तो उनको हिरासत में लिया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि वो जस्टिस विनोद चंद्रन से माफ़ी मांगते हैं। उनका निशाना B.R. गवई था, ना कि जस्टिस विनोद चंद्रन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने अच्छे व्यक्तित्व है, कितने सेंसिटिव व्यक्ति हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप ये देखिए कि इनकी उम्र जो है राकेश किशोर जी की, वो 72 साल है और साल 2011 से वो रजिस्टर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के तौर पे।
और जो बार काउंसिल है उसके भी मेंबर हैं। हालांकि अब उनको बार काउंसिल से हटा दिया गया है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। और उन्होंने ये बताया कि आखिर उन्होंने जूता क्यों फेंका, उनको जूता फेंकने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले तो ये उन्होंने बताया कि वो कोई एक पागल नहीं है, वो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने अपने पूरे होशो हवास में जस्टिस गवाई पर जूता फेंका। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भी कई विभागों में वो सलाहकार भी रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने BHU से मेडिकल में ही PhD की हुई है। अब उन्होंने जूता क्यों फेंका, इस पर उन्होंने ये कहा कि भाई जब से जस्टिस BR गवई ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो जावेरी मंदिर है, उस मंदिर में भगवान विष्णु की जो खंडित प्रतिमा है, जो कि जिहादियों के द्वारा, मुगलों के द्वारा खंडित की गई थी, उसके जीर्णोद्धार की बात कही थी, तब से ही जब ये केस आया था, उस वक्त जस्टिस गवई ने कहा था कि अगर भगवान विष्णु में इतनी शक्ति है तो खुद ही अपनी गर्दन लगा लें। उस टिप्पणी को लेकर के बाद से लगातार जस्टिस BR गवई की उस टिप्पणी के बाद से लगातार राकेश किशोर जी के सपने में भगवान विष्णु आ रहे थे और कह रहे थे कि भाई तुम कैसे बैठ सकते हो, मेरा जो ये अपमान हुआ है इसको देख कर। भगवान आते थे और उनसे कहते थे भाई कि तुम इस पर कुछ करो। तो इसके बाद फिर उन्होंने जो है इस पर एक विरोध स्वरूप एक जूता फेंकने का जो निर्णय था वो उन्होंने लिया और उन्होंने जूता फेंका भी। अब ये तो सब आप समझ लीजिए कि एक तरह की सारी जो घटना है मैंने बता दी आपको। अब एक मॉरिशस में बयान दिया था जस्टिस BR गवई ने, और वो बयान क्या था? वो बयान उन्होंने ये दिया था, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा था मॉरिशस के अंदर BR गवई ने कि भारत में जो शासन है वो न्यायपालिका से चलता है, लेकिन वो बुलडोजर से नहीं चलता है। हालांकि सच्चाई यही है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का अपना कानून है और वहाँ पे बुलडोजर से ही कानून चल रहा है। लेकिन CJI ने जो टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी से और गुस्सा आ गया राकेश किशोर जी को और उन्होंने फिर इसका फैसला ले लिया। अब बड़ी बात जो मैं समझ पाता हूँ वो क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो जो कह रहे हैं, बाकी राजनीति बहुत हो रही है इसके ऊपर। जो एंटी BJP या एंटी हिंदुत्व फोर्सेस हैं वो लोग कह रहे हैं कि साहब नहीं, ये तो बड़ा गलत हो गया। और मुझे दुख इस बात को देख करके और जान करके हुआ कि आज घोर वामपंथी पत्रकार राजदीप सरदेसाई और प्रधानमंत्री मोदी के विचार एक जैसे हो गए। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के बहुत सारे प्रशंसक हैं, मैं भी प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक हूँ और मैं कभी उनका विरोध नहीं करता। मैं जानता हूँ कि वो एकमात्र वही हमारे पास अभी नेता हैं। लेकिन जो उन्होंने टिप्पणी करी जस्टिस BR गवई के ऊपर, जो जूता फेंका गया उसके ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी, जो ट्वीट उन्होंने किया, वो ट्वीट बड़ा पढ़ने लायक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि उन्होंने खुद जस्टिस BR गवई से बात की, उनका हालचाल लिया, फ़ोन पर बात की, और इसके बाद फिर उन्होंने जूता फेंकने की घटना की निंदा की। और फिर मोदी जी ने ये कहा कि इस घटना से हर भारतीय गुस्से में है। मुझे बहुत शर्म आ रही है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त बयान क्यों नहीं दिया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि भगवान विष्णु जो है वो अपनी प्रतिमा में जो सर अपना है वो खुद लगा लें। उस समय हर भारतीय उस वक्त गुस्से में था। आज तो हर भारतीय खुश है, आज तो हर हिंदू खुश है जो कुछ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उल्टे बयान दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की सत्ता का सुख भोग रहे हैं या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, थर्ड टाइम बैठे हैं। तो अब शायद हिंदू हित उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, शायद नहीं रहे होंगे। नहीं तो क्या हमने अपने प्रधानमंत्री मोदी को या मोदी को प्रधानमंत्री बना के इसलिए भेजा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज जो है वो भगवान विष्णु का अपमान कर दे और इसके बाद भी उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दी जाए, उस पर कोई बात ना हो, उस पर कोई बयान न दिया जाए? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यही किया। उन्होंने उस वक्त कोई बयान नहीं दिया,
ना कोई टिप्पणी करी कि जस्टिस गवई के इस बयान से विष्णु पर पूरे भारत में गुस्सा है, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जब जस्टिस गवई, जो कि एक हाड़ मास का पुतला है, भगवान नहीं है, उसके ऊपर जब जूता फेंका गया, तो आज फिर प्रधानमंत्री मोदी को बहुत दुख हो रहा है कि भैया ऐसा कैसे कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के जो टोटल स्थिति है वो आप जानते ही हैं, हम आपको क्या बताएं। भाई जूता फेंकने की बात तो क्या है, जूता तो फेंका गया भगवान विष्णु का अपमान करने पर, उनके बयान करने पर, लेकिन आप देखिए जूता मारने लायक कितनी घटनाएं हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं आपको गिनाना चाहूँ, अगर आप गिनते रहिए, मैं आपको गिनाता हूँ। पहली घटना, आज 4 साल हो चुके हैं, ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला, आज तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ कि भाई उस पर सर्वे क्यों नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो शिवलिंग नहीं फुवारा होता तो अब तक उस पर सर्वे का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया होता कि सर्वे हो इसके ऊपर। लेकिन चूंकि वो शिवलिंग है, इसीलिए उस पर आज तक सर्वे नहीं हो रहा है। आज तक उस पूरी फाइल को दबा करके सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। क्यों नहीं उस पर फैसला हो रहा? सब लोग परेशान है, भाई फैसला क्यों नहीं हो रहा उसके ऊपर? क्योंकि वो हिंदू हितों का प्रश्न है। आप दूसरी बात कीजिए, आप आज कौन सा जिहादी आपको जो है उसमें थूक करके, मूत करके क्या आपको खिला दे पिला दे, आपको पता नहीं चलेगा। कांवड़ियों ने इसकी मांग करी और जब यूपी सरकार ने इस पर कुछ कानून बनाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। आज तक उस पर उन्होंने कोई भी, सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरी बात, कोई आज तक उन्होंने इस पर उन्होंने फैसला नहीं दिया। अभी भी मामला लटका हुआ है। एक कांवड़ यात्रा खत्म हुई तब विवाद उठा, दूसरी कांवड़ यात्रा शुरू हो गई, वो भी खत्म हो गई, अब तीसरी शुरू हुई, तब भी इसका कोई फैसला नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है। कितने जूते मारेंगे भैया इनको? तीसरी, कश्मीरी पंडित जो है अपनी याचिका लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भैया हमारा भी तो कुछ इंसाफ कर दो, हमारे लोगों को रातों रात भगा दिया गया 10-12 लाख लोगों को। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक, उसको सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि ये बहुत पुराना मामला हो गया, इस पर क्या बात होगी। ये स्थिति है। जबकि सिख दंगे तो उससे पुराने हैं, सन 84 के, उस पर तो केस चल रहे हैं आज भी। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब ये है, कश्मीरी पंडितों की बात है, हिंदुओं की बात है तो कोई बात नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का इस देश के अंदर रवैया रहा है। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, ऐसे कितने उदाहरण हैं जहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट का जो व्यवहार है वो वैसे ही व्यवहार है जैसे कि कोई जूता ही मार रहा हो। ये जूता तो हिंदू समाज को मार ही रही है लोग बैठ के वहाँ पे ऊंची ऊंची कुर्सियों पर। सबसे जो बड़ी बात है जो मैं आपसे आखिर में कहना चाहता हूँ सारांश के रूप में, कि आपने एक बड़ी कहानी सुनी होगी अपने बचपन में, कभी पढ़ी होगी कि एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में 2 औरतें आईं, 2 मतलब स्त्रियां आई। औरत का मतलब तो क्या होता है अरबी में आप जानते ही हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा। 2 महिलाएं आईं, 2 स्त्रियां आईं और उनके हाथ में एक बच्चा था। दोनों महिलाएं कह रही थी कि ये बच्चा हमारा है। दोनों महिलाएं उस बच्चे के लिए लड़ रही थी। फिर ये कहा गया भाई फैसला सुनाओ। तो फैसला क्या सुनाया गया? फैसला ये सुनाया गया कि बच्चे को काट दिया जाए। और इसके बाद जिस माँ का वो बच्चा था वो माँ तो खूब रोने लगी, और जिस माँ का वो बच्चा नहीं था उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा ने कहा कि ये जो बच्चा है ये उसी माँ का है जो वाकई में रो रही है। इस तरह उन्होंने सिर्फ 1 मिनट के अंदर फैसला कर दिया कि आखिर ये बच्चा किसका है। आज तो इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं कि डीएनए जांच तक हो सकती है, सैंपल तक हो सकते हैं, चल सकता है कि हाँ भाई कौन किसका माता पिता है। लेकिन इसके बाद भी आज अगर यही केस अगर आज सुप्रीम कोर्ट में आता तो शायद मुझे लगता है कि 25-30 साल तक भी पता नहीं चलता कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी माँ है। क्योंकि इतना करप्शन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट और तमाम न्यायपालिका के अंदर। और हमारे पास जो प्राचीन काल में हमारे पास जो न्यायाधीश होते थे, उनकी जिस तरह की पढ़ाई होती थी, जिस तरह की शिक्षा होती थी, उनके ऊपर जिस तरह का नैतिकता का दबाव होता था, इस देश के अंदर जो पंचायतें होती थी वो फैसले करती थी, लोग उनकी बातों को मानते थे। पंच परमेश्वर लोग कहते हैं हमारे देश के अंदर। फैसले सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका में आने से पहले ही सुलझ जाया करते थे। लेकिन आज जो स्थिति है, 5 करोड़ से ज़्यादा केस सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं है। ये सब जो है जितने बड़े बड़े जज हैं ये अपनी नक्शेबाजी में, पैसा बटोरने में व्यस्त हैं। एक वो जज के यहाँ से, जो प्रयागराज का जज है, उसके यहाँ से सोचिए आप
जले हुए नोट मिले बोरों में। आप सोच सकते हैं किस तरह का करप्शन है। लेकिन इसके बाद भी ना तो उसके ऊपर कोई महाभियोग की कार्रवाई की गई, ना तो क्या ये राजा हैं, महाराजा हैं, सुप्रीम कोर्ट जज भगवान है, क्या है, लेकिन कुछ इस पर कार्रवाई होती नहीं है। तो हम हमेशा से फिर से मांग करते रहे भैया कि प्रधानमंत्री मोदी जी से कि भैया ये सब जो है ये सब बंद करें, और अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको देश ने चुना है, तो वो कुछ काम करने के लिए चुना है जो हिंदुत्व की, कोई हिंदुत्व पर सवाल ना खड़ा कर सके। अगर आपके प्रधानमंत्री रहते हुए ज्ञानवापी में वजूखाने में शिवलिंग पड़ा हुआ है, अगर आपके प्रधानमंत्री रहते हुए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो भगवान विष्णु का अपमान कर दे और टिप्पणी कर दे और आप चुपचाप बैठे रहे, तो इस तरह के प्रधानमंत्री की फिर हमें क्या ही आवश्यकता है। या हमारे मैं जो मतलब हम कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है देश के लिए, मैं कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा, और हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं, हम उनके अलावा कोई विकल्प नहीं, हम भी उन्हीं को वोट देंगे जब मौका पड़ेगा तो। लेकिन सवाल ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसको क्यों रोका गया बीच में, किसके दबाव में रोका गया बीच में? ये सारे सवाल हैं जो कि इतिहास प्रधानमंत्री मोदी से ज़रूर पूछेगा, और इस पर भी हमें जो है कुछ ना कुछ बातें जो है वो जनता से करनी होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।